मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अब इस देश के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, ना वो सत्ता पक्ष में रहेगी ना विपक्ष में आपके लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? तीसरा मेरे को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। रुकिए, 2-4 और बोल दीजिए, अच्छा हो जाए। रुकिए, हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं। जब बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ एक बीच बीच में बात मत बोला कीजिए आप। अमित जी करोगे आप? उनसे पूछा गया अमित जी, ये गलत बात है। कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए, चेंज हो गए और ये उसी पे खड़े। नहीं रुकिए, आप मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था, और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये इनकी बात से जाहिर हो रहा है कि मसला आस्था नहीं है, रामचंद्र जी तो मसला हो ही नहीं सकते, मसला इख्तदार है। रोज पाला बदल सकते हैं इख्तदार के खातिर। Why is that? If the state governments align with the central government, then the response is very less if something happens in the state. And do you think what's happening in Manipur it's politically correct? यही तो समस्या है कि मणिपुर में जो हुआ वो पॉलिटिकली नहीं हुआ है, वो जुडिशियली हुआ है। एक अचानक एक जजमेंट आ गया और उस जजमेंट के आने के साथ ही, इससे पहले कि सरकार रिव्यू पिटीशन में जाती, तब तक वो परिस्थिति बन गई। मगर सरकार ने इतनी हाईकोर्ट का एक फैसला, अरे भाई जवाब दे रहा हूं, उसका करेक्शन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट। अरे भाई मैं जवाब तो दे रहा हूं, आप बोलने तो देंगे जनाब। आपने जवाब पहले ही बोला, वो जो शुरू में बोल दिया आपने, वही आपका जवाब है। अरे नहीं जवाब है, आगे सुनिए तो भाई, आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्मी के हवाले करते हैं। आप जवाब सुनना चाहते हैं ना? जवाब सुनने तो दीजिए। छोड़ के बाकी स्टेट को आपने सेंसिटिव बना दिया। अच्छा, अब सुनिए, सुनना चाहती है। वहां पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें से 80% पहले 3 दिन में हुई। सरकार ने तुरंत प्रभावी नियंत्रण किया और उसके बाद स्थितियों को नियंत्रण करने में, काबू करने में सफल हुए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, और यह समस्या आज की नहीं है, यह आजादी के बाद के बहुत से जो अनसुलझे मामले उस कारण से है, क्योंकि मणिपुर में बार बार, अरे भाई तरीका ठीक नहीं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। 70 साल से गाली देते हैं कांग्रेस। बात सुनिए, इससे पहले पावर एक्ट लगा था कि नहीं मणिपुर में? बोलिए। आज जवाबदेही आपकी होगी, आप ठीक ये है, नहीं कह सकते। ठीक है, आप मैं कुछ और सवाल, एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि संसद नहीं चलने देंगे, 267 के ऊपर ही डिस्कशन होगा, जबकि हम डिस्कशन को तैयार थे। आपने कहा था सारा काम रोको और मणिपुर पर डिस्कशन हो। फिर क्यों दिल्ली का बिल आया तो एक हो गए? अब दिल्ली के बिल पे गठबंधन आ गए, मणिपुर पीछे। और मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष से जितने लोगों ने बात किया, डिस्कशन रिकॉर्ड पे जाके देखिए, 10% नहीं बोला मणिपुर पे, 10% नहीं बोला। ये सच है। मणिपुर पर 10% बात नहीं हुई थी, बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। एक सेकंड, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं करते? पूरे क्योंकि आपको पता है वहां जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप खड़े नहीं हो सकते। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, केंद्र सरकार के खिलाफ लाए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? क्योंकि आपको जमीनी हकीकत का पता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर दिल्ली एक सेकंड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है व्यूअर्स और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं, एक सेकंड, सब मणिपुर चिल्ला रहे हैं। और मैं खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी, जब उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला और बार बार बहिष्कृत करते रहे, और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे सारे दल वहां पर आके बैठ गए।
ये सत्य है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ है, ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर। मैं एक पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है और मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी टर्न पे बोले। तस्लीम नमानी साहब, पहले आप, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? नहीं, मेरा ख्याल यह है कि देखिए 2007 में वहाँ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मैं खुद भी विजिट करके आया हूँ। कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई कर्फ्यू, हालांकि उस वक्त पाबंदी थी, अब कब उन्हें मालूम नहीं स्टेटस क्या है। उस जमाने में वहां पर मुसलमानों के जाने राम मंदिर गए थे, पाबंदी थी, मैं गया था 2007 में, गया था, शहादत के बाद गया था। तो कोई पाबंदी वहां होनी नहीं चाहिए किसी के भी जाने पर। पाबंदी नहीं है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लाभ होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस के नेता अगर वहां जाते हैं तो लाभ होगा? नहीं, देखिए, निजी आस्था के रूप में, निजी आस्था नहीं, पॉलिटिकल निजी आस्था के रूप में जाए, मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचती है कि वो स्पिनर्स के सहारे इंडिया को हरा देगी, तो क्या ये संभव है इंडियन टीम को हराना? आप कहना उसी क्या चाह प्रकार रहे से हैं? गलत पिच पे खेल रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़िए। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व नहीं है। अगर वो हिंदुत्व के ट्रैप में फंसेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए हमने हिंदुत्व को हराने का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन है और इंडिया क्या कौन है, ये भी समझा दीजिए जरा। नहीं, वर्ल्ड आप भी जानना चाहेंगे ना भाई जी? यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए किया है जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो जो कहते हैं। अच्छा, अगर वाकई में, और इंडिया जो है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दूसरे की पिच पे जाकर ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अगर वो आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? कौन? राहुल जी और अखिलेश जी, जिनको ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। वैसे इत्तेफाक देखिए, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आए हुए हैं। वैसे इन्होंने स्पिन की बात कही, अभी तो मुझे लगता है उनका दिमाग का स्पिन होता रहता है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी स्पिन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। खैर, मैं एक बात, साहब आपकी मुस्कुराहट बहुत खराब है ये जी। वैसे मैं कहना चाहूंगा, तो दीवाना है या तू जिसे तौफीक इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जुल्मत कदे में मुस्कुरा सकता है कौन जी? मतलब इन्होंने इतना जवाब अब तो जवाब ऐसा ही आना चाहिए। जवाब देता हूं, पूरा बैकग्राउंड बता के जवाब देता हूं। आपके ही डिबेट शो में मैं कई बार आया, जब हम लोगों से पूछा जाता था, ये भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल पूछा जाता अब तो तारीख आ गई, मगर ये तारीख थी क्या, ये जानते हैं? भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भगवान राम का मंदिर भारत के विकास की एक इबारत थी। जो भारत का विकास आगे बढ़ा, ऐसा अब राम मंदिर का जानते हैं किस समय होने जा रहा है? जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, जहां से हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए, नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले बन गए, चांद के अछूते कोने को छू लिया, 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, हर घर में नल पहुंच गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, और उसके बाद आदित्य भी चला गया है L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, देश की नई संसद भी बनी है। तो ये जानते क्या हुआ? और तो और इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश जी को अपने सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। ये तो ऐसा जाते हैं हम लोग बचपन में राम मंदिर आंदोलन शुरुआत ऐसा लगता था जैसे पत्थर से कोई अंकुर उगा देना हो। तो मैं उनकी जवाब अटल जी की उस कविता से देखता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, आज तो ऐसा ही लग रहा है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी ओके, संजय जी लास्ट वर्ड आपका, बताइए आखिरी 50 सेकंड। संजय गुप्ता, सारे हर बार आप बीच में बोलते हो, आप यूज करते हैं, ये कम देखने को मिलता है कि एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट की तारीफ करे। ओके, बताइए संजय जी, तो आपको लगता है कि आप उनको अपने एजेंडे पे ले आएंगे या फिर आप उनके एजेंडे पे चले जाएंगे? एजेंडा इंडिया तो अलायंस कॉमन रहेगा। एजेंडे में तो अभी तो रास्ता बना रहे हैं, एजेंडे में राम, अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी। मथुरा है नहीं जो आपके एजेंडे में है। अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी।
फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज आपने जो आर पार देखा होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स।